एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम लोग पिछले वाले को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आई नो दिस इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, लेकिन क्या हो रहा है ना, साइंस टू तो जो था ना, वो आप लोगों को जल्दी जल्दी ग्रास्प होने में, लाइक एकदम जल्दी ग्रास्प हो रहा था। लेकिन साइंस वन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो मैं आपको वापस से ब्रश अप कर रही हूँ। इसीलिए साइंस वन कराने में थोड़ा टाइम लग रहा है। सो प्लीज ये टाइम को इन्वेस्ट करके देख लो, आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, क्वेश्चंस भी साथ में हो जाएंगे। सो चलो, हमने लास्ट क्लास में ना क्वेश्चन नंबर 3 तक करा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उसको मैं एक बार आप लोग को ना रिवाइज करा देना चाहती हूँ। उसके बाद में हम लोग आगे का जो है ना, फटाफट फटाफट कंप्लीट करेंगे। ट्राई करूंगी कि जो बचा हुआ पेपर है वो इसी लेक्चर में हो जाए। इन केस इफ इट इज नॉट हैपनिंग, देन हम लोग नेक्स्ट एक और लेक्चर लगा लेंगे। ठीक है। सो इसका मैं डायग्राम आप लोग को शो करती हूँ। आई गेस देयर इज एन ऑप्शन वेयर आई कैन show a board on Zoom. So I will just see if I can do that. ये वाला क्वेश्चन जो है ना, जब मैं करा ही रहूंगी तो ना आई गेस एक बोर्ड आएगा जिसकी वजह से ये स्क्रीन चली जाएगी। सो वो स्क्रीन को मैं फिर से लेके आ जाऊंगी, लेकिन टिल देन आई विल ट्राई टू गेट वन बोर्ड हियर। जस्ट गिव मी 1 second. I want a white, new white. So in this, when the whiteboard will come, that screen will go and one whiteboard will be displayed in the front of your screen. So वो जरूरी है मेरे लिए, अभी मुझे चाहिए तो बाद में हम लोग फिर से वो लेके आ जाएंगे। ठीक है। So my whiteboard is loading. Let's wait for it to load. ठीक है। सो मैं यहाँ पे पेन लेती हूँ। ये समझो मेरा सरफेस है। ठीक है। इस सरफेस पे ना मैं पहले एक लाइट के रे को इंसिडेंट करा रही हूँ। जो लाइट रे पहले आई उसको आप लोग क्या बोलते हो? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हो आप लोग उसको? इंसिडेंट रे। सो ये वाला जो रे आया, ये क्या आ गया आपका? इंसिडेंट रे। जहां पे इंसिडेंट रे आता है उसको आप लोग क्या, एक सेकेंड में मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आता है वहां पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। सो इंसिडेंट रे जहां पे फॉल किया वहां पे हम लोग ने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके बनाई, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और इंसिडेंट रे जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाएंगी उतना ही एक रे जाएगी। एक सेकेंड। ओ बैड, आई विल टेक वन मोर लाइन। नॉट हैपनिंग। 1 minute। देखो, ये स्ट्रेट नहीं बन पाया, लेकिन ये स्ट्रेट होता है। ठीक है। तो देखो, जब कभी भी कोई भी इन रे आपके सरफेस पे गिरती है, वो रिफ्लेक्ट करती है वापस से। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपका सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है या अब्जॉर्बिंग है, या आधे को रिफ्लेक्ट करता है आधे को अब्जॉर्ब करता है, ऑल ऑफ उस पर डिपेंड करता है। सो सपोज करो यार, ये जो मैंने सरफेस लिया है ना, वो मैंने मिरर लिया हुआ है। ठीक है। सो जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट की, ये जो इंसिडेंट किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल है। सो इंसिडेंट रे ना नॉर्मल के साथ में एक एंगल बना रही है। इसको आप लोग क्या बोलते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलोगे इसको आप लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जिसको मैं आर से डिनोट करती हूँ, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी ना नॉर्मल के साथ में एक एंगल बना रही है, जिसको मैं क्या बोलूंगी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलूंगी मैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 डिग्री है सपोज, अगर, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? आई वांट अ पेन, स्किप मी। हाँ। अगर सपोज करो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस चक्कर में इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करा रहा है? 1 minute। हाँ। अगर सपोज करो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 होता है। तो ये जो एंगल है, इसको आप क्या बोलोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विथ सरफेस।
तो कभी कभी आपको एग्जाम में आंसर ये वाला वैल्यू दिया रहेगा, आपको ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, या ये वैल्यू दिया रहेगा, आपको ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये वाला वैल्यू भी क्या आएगा, 30 आएगा। और अगर ये 30 आया तो ये क्या आएगा, 60 आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग को इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू नाउ अवर नेक्स्ट। Yes. So we will move on to next. That is, one second. वह क्या करना है, स्क्रीन, मेरी ये वाली स्क्रीन हो रही है। ठीक है। सो अभी हमारा वो वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। इसका आंसर क्या आएगा, अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 50 विद द सरफेस। तो फिर कितना आ जाएगा आंसर, 40 आ जाएगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ 40। इसके ऊपर ना हम लोग एक सेशन करेंगे, ठीक है, एक और सेशन करेंगे, मुझे इसको ना जरा और क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करना है। सो वी विल डू मोर क्वेश्चन ऑन इट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, दैट इज 40। ठीक है। वाटर एक्सपांड ऑन रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर बिलो डैश डिग्री सेल्सियस। इट विल द आंसर विल बी 4 डिग्री सेल्सियस। देखो नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल लिक्विड है, कोई भी नॉर्मल लिक्विड है, सो ना उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे ना वो एक्सपांड करती है, वो और फैलती है। और उसका टेम्परेचर कम कम करने पे ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन वाटर एक अलग ही अजूबा है। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, आप लोग इंक्रीज कर रहे हो, राइट। तो इस केस में ना ये एक्सपांड नहीं होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी इसके बदले में। देखो नॉर्मली क्या होना चाहिए, जैसे जैसे आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो, वो एक्सपांड करती है, वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, तो वो बढ़ती है, अपने वॉल्यूम में बढ़ती है। लेकिन पानी जो है वो 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस पे अलग बिहेवियर शो करता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में इसको होना चाहिए था एक्सपांड, लेकिन ये एक्सपांड होता नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बदले में। ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपांड नहीं करता है। अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मतलब ज्यादा पास आ रही है, तो मुझे बताओ क्या उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ जाएगी, द आंसर इज यस। तो इसीलिए बोला जाता है द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। 4 डिग्री सेल्सियस के आगे आपने अगर उसको हीट किया, तो पानी नॉर्मली, जैसे नॉर्मल होता है एक्सपांड करता है कोई भी लिक्विड, तो नॉर्मली वो एक्सपांड ही करेगी। ठीक है। अब हमने 0 to 4 का देख लिया। अब हम लोग ना 4 से लेके 0 का सिस्टम देखते हैं, कि 4 से लेके अगर हम लोग टेम्परेचर 0 तक लेके आते हैं, उस केस में क्या होएगा। देखो उस केस में क्या होना चाहिए, अगर हम लोग किसी पानी का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए टेम्परेचर कम करने पे। लेकिन पानी क्या करता है, एक्सपांड करता है। तो 0 से 4 में ये अजीब बिहेवियर शो करता है। 0 से लेके 4 तक जाएगा तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। 4 से 0 आएगा तो वो क्या करेगा, एक्सपांड, जो कि नॉर्मली कोई लिक्विड नहीं करता है। आई गेस आई एम क्लियर। मैं आप लोग को ना एक चार्ट बना के दे देती हूँ यहीं पे, आप लोग अपनी बुक में भी बना लो। आप लोग एक जगह पे लिखोगे, मैं टेक्स्ट बनाती हूँ, एक सेकंड। मैं तो व्हाइट बोर्ड ही यूज कर लेती हूँ। आई गेस दैट विल बी बेटर। 1 minute। प्लीज मेक दिस चार्ट इन योर बुक। या तो मैंने लिखा 0, और मैं इसका हाई ये बढ़ा देती हूँ, सॉरी। मैंने यहाँ लिखा 0, इसका तो ये बढ़ क्यों नहीं रहा है।
है, फोटो बन गया ये। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4। 4 थोड़ा ऊपर लेके जाना है मुझे। ठीक है, नाउ वी विल मेक blue highlighter, this is not drawing। So यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अरे यार, एक सेकेंड। मैं भी ना ये सारी चीजें सब सीख रही हूँ अभी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए भी जब मैं सब ड्राइंग वाइंग कर रही रहूंगी ना बच्चा। तो व्हाट यू डू ना, आप लोग ये वीडियो को ना थोड़ा आगे कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद ना आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। सो 0 से 4 तक। अरे भगवान, मैं वहां पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, सब मुझे लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। अरे मैं पेन से बना देती हूँ, डोंट वरी। ये सब सोफेस्टिकेशन ना नहीं चलेगा। ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, अभी आप लोग इसको बेयर कर लो। ठीक है, सो 0 से 4 तक पानी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। और 4 से अगर 0 जाएगा तो वो क्या करेगा? एक्सपांड। ठीक है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है, 0 से 4 तक मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपांड करता है, लेकिन पानी ऐसा नहीं करेगा, पानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और 4 से 0 पे जाने तक मतलब टेम्परेचर कम करने पे कोई भी लिक्विड है, कोई भी गैस है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, लिक्विफाई करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लेकिन पानी ऐसा नहीं करेगी, पानी एक्सपांड करेगी पहले। तो ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन का वो आंसर भी हम लोग को करना पड़ेगा पहले। यस, सो क्वेश्चन क्या था? वाटर एक्सपांड ऑन रिड्यूसिंग ए टेम्परेचर बिलो -डिग्री सेल्सियस, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लोग याद करेंगे, 0 से 4 तक वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, 4 से 0 तक वो क्या करेगी? एक्सपांड करेगी। तो वाटर एक्सपांड ऑन रिड्यूसिंग ए टेम्परेचर बिलो विच डिग्री सेल्सियस? बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, इट विल एक्सपांड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। 0 से नीचे क्या, तो ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट ही करेगी, लेकिन 4 से 0 तक वो एक्सपांड करेगी। ठीक है, अगर आपको डाउट होगा ना, आप लोग क्वेश्चन नंबर डालना, और प्लीज आप लोग डाउट पूछना, पे क्लियर कर दूंगी क्लास के अंदर वापस से कोई लेक्चर बना के। नेक्स्ट क्या बोला है कि द कार्बन कंपाउंड यूज्ड इन अ डेली लाइफ इज डैश। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा एडिबल ऑयल। दो, देखो सॉल्ट तो कोई कार्बन कंपाउंड है ही नहीं। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, NH बोल रहे हो, NaCl होता है। बेकिंग सोडा, NaNaH CO3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। एडिबल ऑयल का तो कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन देखो ये बेकिंग सोडा है ना और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानते। मैंने आप लोग को ना चैप्टर 9 समझाने के टाइम पे ना एक लाइन मार्क करवाई थी, जिसमें मैंने बोला था कि देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स जिसको हम लोग ना, जिसमें कार्बन होने के बावजूद भी हम लोग उसको कार्बन कंपाउंड नहीं मानते हैं। ठीक है, आई विल शो दैट टू यू, 1 सेकेंड। हाँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे ना एक लाइन लिखी है, देखो।
The compounds like carbon dioxide, carbon monoxide, carbide salt, carbonate salt, bicarbonate salt are the exceptions. They are organic compounds. So इसीलिए यहाँ पे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बेकिंग सोडा है, ये सब के अंदर कार्बन होने के बावजूद भी वो कार्बन कंपाउंड नहीं है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, एक सेकेंड ना, वन सेकेंड। नेक्स्ट आपका ना ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आप लोग का ऑलरेडी एक ना पीडीएफ बनाया है। उसको मैं अलग से एक लेक्चर में पूरा न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट, आयरन, electric heater, boiler, toaster, etc. An alloy such as nichrome is used and not pure metal. अब देखो, लोग को मैं बता देती हूँ फॉर्मूला। हीट प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू आई स्क्वेर आर टी। मतलब हमारे कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर से। मतलब जितना करंट फ्लो होगा उसका स्क्वायर टाइम्स हीट के ऊपर इफेक्ट आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम से। जितना ज्यादा टाइम करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई डिवाइस चलाया, मैंने उसको 1 घंटा चलाया वर्सेस मैंने उसको 10 घंटे चलाए, कौन सा डिवाइस ज्यादा गर्म होगा? ऑफ कोर्स जिसको मैंने 10 घंटा चलाया है वो डिवाइस ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है। सो मेरे कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, करंट के स्क्वायर से, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। ठीक है। अब अगर मुझे मेरे हीट को इंक्रीज करना है, लेकिन मुझे मेरा करंट इंक्रीज नहीं करना है, मुझे मेरा टाइम इंक्रीज नहीं करना है, तो मुझे क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो, मुझे इंक्रीज तो करना है, मेरा जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको मुझे इंक्रीज तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उस हीट की जरूरत है। लेकिन मैं अपना करंट इंक्रीज नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपना टाइम इंक्रीज नहीं करना चाहती, तो मैं इंक्रीज क्या करूंगी? मेरा रेजिस्टेंस। और देखो, जो प्योर मेटल रेजिस्टेंस देता है ना वो कम होता है। इसीलिए हम लोग ना दो तीन मेटल को मिक्स करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अलॉय। अलॉय क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू थ्री डिफरेंट मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। जब हम लोग इसको मिक्स करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलॉय। और अगर हम लोग ने अलॉय यूज किया तो अलॉय ज्यादा रेजिस्टेंस देगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा तो आपको जो हीट मिलने वाली है वो भी ज्यादा मिलने वाली है, जो आपके लिए यूजफुल है। अब देखो, आप आपके इलेक्ट्रिक हीटर में क्या चाहोगे? कम टाइम में, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके वो आपका पानी जल्दी गर्म करके दे। तो अगर उस केस के अंदर इसको बनाने के टाइम पे आपने प्योर मेटल यूज किया तो वो रेजिस्टेंस कम देगा। और अगर आप लोगों ने अलॉय यूज किया तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा देगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आपका हीट प्रोड्यूस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए करंट कम यूज किया, टाइम भी कम यूज किया, लेकिन रेजिस्टेंस भी अगर बहुत ज्यादा आपने दे दिया आपके मटेरियल के अंदर, तो भी आपका जो हीट प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। देखो, आपका कोई एक डिवाइस है, आपको पानी गर्म करना है, तो क्या आप चाहोगे क्या कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आए, बहुत करंट यूज करे, बहुत टाइम तक पानी गर्म हो, फिर मेरा पानी गर्म हो? आप लोग ऐसा नहीं चाहोगे। आप क्या चाहोगे? कि कम इलेक्ट्रिसिटी ले, कम टाइम ले और मेरा पानी भी गर्म हो जाए। तो आपको उस केस में हीट ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए फिर क्या बढ़ाना पड़ेगा? रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। और प्योर मेटल्स से ज्यादा रेजिस्टेंस अलॉयज देते हैं, इसीलिए आप लोग अलॉयज को यूज करते हो। ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेनेशन दे दी। अब आप लोग डिटेल में इसका प्रॉपर आंसर कैसे फ्रेम करोगे वो मैं आंसर रीड कर रही हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है। सो आई एम गोइंग टू रीड दैट आंसर एंड उस हिसाब से आप लोग आपका आंसर फ्रेम करोगे, आप लोग आंसर लिख के आओगे। ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है? resistivity of alloys like nichrome is more than pure metal, so they will get heated easily on the passage of small amount of current। मतलब कम amount of current, कम टाइम देके भी alloy
ज्यादा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको गर्म, उनका जो हीट देने का पावर है ना वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल। ठीक है। दे ऑल्सो हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर। ये जो मेटल्स, आखिर प्योर मेटल जो होते हैं ना, वो कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं। सोचो आप लोग, आपका कोई अप्लायंस है, वो गर्म होते होते मेल्ट हो गया, खराब हो गया। आप चाहोगे कि आप लोग ऐसा अप्लायंस यूज करो? नहीं। इसीलिए अप्लायंसेस में अलॉय यूज किया जाता है। अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और वो जल्दी से खराब भी नहीं होता है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स। ठीक है। So, in the electric equipment producing heat, for example, iron, electric heater, boiler, toaster, and alloy such as nichrome is used. तो reasons क्या क्या लिख के आओगे? कम करंट और कम टाइम में ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, और जल्दी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। तो ये 3 पॉइंट के आसपास आप लोग आपका आंसर को क्रिएट करके आने वाले हो। नेक्स्ट इज थर्ड वाला, अगेन एक न्यूमेरिकल है, जिसको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू क्लियर करवाने वाली हूँ। और जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वो जब मैं आप लोग को आईयूपीएसी नेमिंग कराऊंगी, होमोलोगस सीरीज का ना मैं टॉपिक ही डायरेक्टली आप लोग को यूट्यूब पे कराने वाली हूँ। उस टाइम पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन को अगेन आके डिस्कस कर लेंगे। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गोइंग, एंड फिफ्थ वाला क्वेश्चन का भी सेम सिनेरियो है। सो योर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 आपका पीडीएफ के थ्रू होगा, और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो है, ये दोनों क्वेश्चन, वो मैं आप लोग को जब वो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ द वीडियो, उस टाइम पे मैं आप लोग से ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगी। ठीक है। आप क्या बोला है? आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर कौन सा मेटल है, और आपको उन दोनों का रिएक्शन लिखना है विद ऑक्सीजन। एक सेकेंड ना, मैंने ये ज्यादा गंदगी क्लिक कर दिया है यहाँ पे, फिर आप कर देते हो। 1 मिनट। सो आपको सोडियम और सल्फर में से बताना है कि इन दोनों में से कौन सा मेटल है, और आपको एक्सप्लेन भी करना है उसकी रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो, मेटल को कैसे पहचानते हैं, ये सारा चीजें मैं आप लोग को अभी सिखाने वाली हूँ। ठीक है। तो देखो, सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। सो एटॉमिक नंबर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि किस हिसाब से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअल शेल्स में जाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेल नंबर 1 में जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, शेल नंबर 2 में जाता है 8 इलेक्ट्रॉन, शेल नंबर 3 में जाता है 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल के हम लोग सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। इसका भी एक रीजन है जो आगे क्यों किसी क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस होगा। ठीक है। तो शेल नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, शेल नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, शेल नंबर 3 में भी 8 इलेक्ट्रॉन, शेल नंबर 4 में 32 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो वहां तक आप लोग का ऐसा जाने वाला है नहीं। ठीक है। सो सोडियम का मैं अगेन एक व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ, तो ये स्क्रीन चली जाएगी। 2 मिनट। फिर मैं यहाँ पे पेन यूज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एनए एनए जो होता है, एनए का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। ठीक है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2, 8, 1। अब देखो, जो लास्ट वाला जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। देखो, लास्ट वाले शेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन जो आता है उसको आप लोग क्या बोलते हो? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 आपका क्या हुआ? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है या 3 है, क्या है आप से बोलो? 1, 2 या 3, तो वो क्या होगा? आपका मेटल होगा। और अगर 5 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है या 8 भी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन मेटल होगा। देखो फिर से मैं बोलती हूँ, अगर 1 है, 2 है या 3 है,
तो वो आपका क्या होने वाला है, मेटल। और 4 के आगे, 4, 5, 6, 7, 8, अगर ये सब होगा तो वो क्या होने वाला है आपका, नॉन मेटल। ठीक है। सो देखो, क्लियरली आपका सोडियम यहाँ पे नॉन मेटल होने वाला है। ठीक है। अगर हम लोग सल्फर को देखें, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16। ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2, 8, 6। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या ये 1, 2, 3 है क्या, नहीं है। यहाँ पे आ रहा है 6। इसका मतलब सल्फर क्या होने वाला है, नॉन मेटल होने वाला है। इज इट क्लियर, एम आई वेरी मच क्लियर? ठीक है। अब देखो, सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। और जो आपका, एक सेकेंड, sulfur also wants 2 electron in its outermost shell, and आपका जो ऑक्सीजन है उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये ऑक्सीजन है। ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। दैट इज इक्वल्स टू 2, 6। सो ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दो, इस केस के अंदर मैं पहले ना ऑक्सीजन का रिएक्शन विद सोडियम करा के आपको दिखाती हूँ। मुझे बताओ, एक सोडियम एक टाइम पे कितना इलेक्ट्रॉन दे पाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाता है। अगर मुझे ऑक्सीजन के बॉन्ड को सेटिस्फाई करना है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या एक सोडियम में बात बनेगी क्या, नहीं। मुझे 2 सोडियम लगेगा, बिकॉज एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। इसीलिए मैं 2 सोडियम को यूज करूंगी जो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और मैं ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देके उसका बॉन्ड सेटिस्फाई कर दूंगी और खुद का भी बॉन्ड सेटिस्फाई कर लूंगी। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा Na जो होगा वो मैं 2 यूज करूंगी, 2Na यूज करूंगी मैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2Na यूज करने वाली हूँ, प्लस मैं क्या यूज करूंगी, एक ऑक्सीजन, बिकॉज एक ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। दैट इज इक्वल्स टू Na2O। क्या आएगा यहाँ पे, Na। और मैं यहाँ पे नीचे क्यों लिख रही हूँ, 2, बिकॉज सोडियम मैंने कितना यूज किया है, 2 सोडियम यूज किया है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O। तो सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा ये। ठीक है। सो ये आपका रिएक्शन है। आई आई नो कि मैंने इसको जरा प्रॉपरली नहीं लिखा है, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। आपका रिएक्शन ये आएगा, सोडियम का और ऑक्सीजन का। ठीक है। Na2 क्यों आया, बिकॉज ऑक्सीजन को 2 चाहिए और 2 सोडियम मिलके 2 इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे Na2 आया। और O कितना आया, सिर्फ और सिर्फ एक आया। डन। आई होप आई वॉज क्लियर टू यू। इसके आगे मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ पूरा। आई लव डूइंग दिस, मतलब आई फाइंड इट वेरी वेरी मस्ती वाला फूल। ठीक है। So, मैंने इसको इरेज कर दिया है। नाउ यू वांट रिएक्शन ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन। सो मैं ना आप लोग को यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बिकॉज आपके ना सर पे ऐसा ऊपर से जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देती। 1 मिनट है, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो। अच्छा, आपको ना सल्फर का रिएक्शन नहीं बताना है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे मैं इसको बंद कर रही हूँ अभी। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, सो क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखो, आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर विच इज मेटल, एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन, मतलब जो मेटल है उसका रिएक्शन बताओ ऑक्सीजन के साथ में। नॉन मेटल का रिएक्शन बताने के लिए नहीं बोला है, इसीलिए आपको सिर्फ एक ही रिएक्शन बताना था जो कि सोडियम वाला था। ठीक है। सो क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, कि हम लोगों ने जान लिया कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या दे दिया, कि एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन, मतलब जो मेटल है उसी का आपको रिएक्शन बताना है विद द हेल्प ऑफ, सो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स इट।
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन नहीं, विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है आपका कि a tapping vessel opens in a tank-like container that is tapering on the lower side. The tank has an outlet for water on the upper side and a water outlet on the lower side. Finely ground ore is released in the tank. A forceful jet of water is introduced in the tank from the lower side, and the gangue particles and the pure ore are separated by this method. The above description is of which gravitation separation method? Draw a label diagram of this method. This is from chapter number 8. I will show you कि ये कहाँ से है. ठीक है, एक सेकेंड. आपको ना ये हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड वाला आप लोग को एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाला देखो. हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड देखो. विल्फी टेबल मेथड एंड हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इज अ टाइप ऑफ सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन. ये मैंने आप लोग को पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, तो देखो, जो भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया दैट वाज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड. अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बताता कि हमने एक टेबल लिया है, उसको आपने होल किया है, ग्राउंड किए हुए और पार्टिकल्स को आप उस टेबल पे डाल रहे हो, उस टेबल को आप लोग मूव करवा रहे हो, तो आप लोग आंसर क्या लिखते हैं? इट इज बेस्ड ऑन विल्फी टेबल मेथड. लेकिन आप लोग को प्योर डिस्क्रिप्शन क्या दिया है कि वाटर को आने का आउटलेट आपने ऊपर से दिया है, एक आउटलेट आपने नीचे से दिया है, पाउडर किया हुआ और आप लोग ऊपर से डाल रहे हो. ये सारा डिस्क्रिप्शन इस वाले मेथड का है. आपको इसका डायग्राम करके जाना है. मैं बताती हूँ आप लोग को. इस टॉपिक में से ना आप लोग ये वाला डायग्राम कर लेना. आप लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का डायग्राम भी कर लेना. ये डायग्राम भी हल्का फुल्का देख के जाना, बिकॉज ना इसमें से डायग्राम्स पूछ रहे हैं. तो अगर इस एग्जाम में अगर आप लोग को इस वाला एग्जाम्पल का डायग्राम पूछ लिया, तो नेक्स्ट एग्जाम में भी आप लोग को पता है क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं वो लोग सब डिस्क्रिप्शन दे देंगे. ऐसा 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 मेथड है. आप लोग को पहले पहचानना पड़ेगा कि किस मेथड की बात हो रही है, फिर आप लोग को बताना पड़ेगा उसका डायग्राम भी. इसीलिए आपको इस पायलट सेक्शन में से, इस चैप्टर के इस सेक्शन में से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो आप लोग इसको प्लीज डिटेल में रीड कीजिएगा, और फिर उसके बाद में आप लोग इसके डायग्राम भी स्टडी कीजिएगा. और आप लोग को एक और चीज याद रखनी है, आपको एक और चीज पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में से कि ये वाला मेथड हम किस टाइप के ओर को क्लीन करने के लिए करते हैं. ठीक है, तो पहले तो हम लोग अभी ये वाला मेथड पढ़ लेते हैं बिकॉज दिस इज रिलेटेबल टू अवर क्वेश्चन, और उसके बाद में अगर हम लोग को कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग आगे का भी पढ़ेंगे. बट आई रियली इंसिस्ट कि आप लोग ये सब एक बार खुद से रीड करें, आप लोग को क्लियरली सब कुछ समझ में आए. ठीक है, सो देखो, द हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ अ मिल. देयर इज अ टेपरिंग वेसल सिमिलर टू दैट यूज्ड इन अ ग्राइंडिंग मिल. टेपरिंग वेसल का मतलब क्या होता है? नीचे से आते आते ना उसके जो उसका जो डायमीटर है, उसका जो ब्रेथ है, वो कम कम हो रहा है. डायमीटर नहीं बोल सकते, ब्रेथ जो चौड़ाई है वो क्या हो रही है? कम हो रही है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेपरिंग. ठीक है, सो दिस इट ओपन्स इन अ टैंक लाइक कंटेनर दैट इज टेपरिंग ऑन द लोअर साइड, मतलब चपटा हो रहा है नीचे की साइड से. द टैंक हैज एन आउटलेट फॉर वाटर ऑन द अपर साइड एंड अ वाटर इनलेट, मतलब पानी अंदर आ रहा है. देखो, इनलेट का मतलब क्या होता है? पानी यहाँ से अंदर आ रहा है, पानी यहाँ से बाहर जा रहा है. सो इनलेट ऑन द ओवर साइड, आउटलेट ऑन द अपर साइड. ठीक है, सो अ फाइनली ग्राउंड ओर इज रिलीज्ड इन अ टैंक. A forceful jet of water is introduced in the tank from the lower side. The gain particles are lighter and therefore they flow out with the water jet from the upper outlet. Sorry, फ्रॉम द आउटलेट ऑन दी अपर साइड. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग ने यहाँ पे सारे पाउडर किया हुआ और डाला हुआ है, और हम लोग यहाँ से पानी डाल रहे हैं बहुत फोर्स से. तो देखो, आपका जो ओर पार्टिकल्स होता है ना, वो ओर के जो अंदर गंदगी है, गेंग पार्टिकल्स, वो लाइट होते हैं. इसीलिए गेंग पार्टिकल्स ना ऊपर फ्लोट करेंगे. अगर ये ऊपर आकर फ्लोट करेंगे तो इस पानी के थ्रू ये बाहर चले जाएंगे, जो भी गंदगी थी वो बाहर चलेगी. आपको नीचे क्या मिला? आपको प्योर ओर मिला नीचे. इसीलिए आप लोग इस मेथड को यूज करते हो, जिसके अंदर आपका गेन पार्टिकल्स आपके और के अंदर के मटेरियल से हल्का है. ठीक है, अगर आप लोग को बोलेंगे
देयर इज अ पाउडर ओर जिसके अंदर गेन पार्टिकल्स का वेट ओर के अंदर जो मेटल है उससे लाइट है। तो आप लोग कौन सा मेथड यूज करोगे? आप लोग यूज करोगे हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो गेन पार्टिकल्स आर लाइटर एंड therefore they flow out along with the water jet from the outlet on the upper side of the tank and get collected separately। इसमें देखो गेन पार्टिकल लाइट है, ठीक है। At the same time, the heavy particles of the ore are collected at the bottom from the lower side of the tank। तो मतलब यहां से ये जो लोअर साइड में क्या हो रहा है, आपका पाउडर ओर का जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे आके क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओर सस्पेंशन। फिर in short, this method is based on law of gravitation, wherein particles of the same size are separated by their weight with the help of water। तो आप लोग को ये वाला जो लाइन भी है ना, ये भी याद रखना है कि ये मेथड किस पे बेस्ड है, कौन से लॉ पे बेस्ड है। देखो, जब हम लोग और पार्टिकल्स को पाउडर फॉर्म में करते हैं तो सारे पार्टिकल्स का जो साइज है वो तो सेम हो जाता है, लेकिन सारे पार्टिकल्स का जो वेट है वो सेम नहीं रहता है। जो हल्के पार्टिकल्स है जिस किसी वजह से पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे फ्लोट करते हैं। हमारा गंदगी ऊपर के थ्रू बाहर चले जाता है और नीचे आपको प्योर मटेरियल मिलता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो आप लोग को समझ में आएगा, द अबव डिस्क्रिप्शन इज ऑफ विच ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड। तो आप लोग क्या लिखोगे, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड है। और फिर आप लोग उसका डायग्राम भी ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट इज, जो ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को मैं नोटबुक वाले क्वेश्चन के सीरीज में कराऊंगी, तो मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के दे रही हूँ नोटबुक। 1 मिनट, यहाँ पे लिख रही हूँ नोटबुक, ठीक है। फिर क्या बोला है, राइट द मेरिट्स। एक सेकंड में देखती हूँ आपको कितना क्वेश्चन कराना और बाकी है। ओके, वी आर ऑलमोस्ट देयर, मतलब ऑलमोस्ट देयर भी नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट होने ही आया है। तो देखो, बिकॉज इस ये होने आया है, मतलब इसमें से देखो 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं हम लोग ने, वो हम लोग को नोटबुक वाले सीरीज में सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इसलिए होने आया। राइट द मेरिट्स, मम्मा, 1 सेकेंड।